दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक लाइब्रेरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है वो रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसका हम बात करेंगे डीडीसी के बारे में। बेसिकली डीडीसी का पूरा नाम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आज के इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डीडीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इसमें आप देख सकते हो विश्व की सबसे प्राचीन ये प्रणाली मानी जाती है और काफ़ी पुरानी जो है वर्गीकरण पद्धति भी इसको कहते हैं। व्यापक रूप से उपयोग में ली जाने वाली ये जो टेक्निक्स है लगभग भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है लाइब्रेरीज़ में तो वो यहाँ पे सीसी और डीडीसी है। तो काफ़ी पुरानी टेक्निक और काफ़ी प्राचीन ये जो टेक्निक्स है जो वर्गीकरण की विधि है वो मानी जाती है। 23वें संस्करण यानी कि प्रेजेंट में इसके 23 संस्करण जो है वो यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। टोटल इसके 23 संस्करण अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और 15 एब्डिस्ट्रक्शन है यानी कि संशोधित जो संस्करण है वो यहाँ पे 15 जो है पब्लिश कर दिए गए हैं। 1873 के अंदर इस प्रणाली को तैयार किया गया था, जो कि अमरेस्ट कॉलेज के एक छात्र के द्वारा, जिनका नाम आप देख ही पा रहे होंगे, मेलविल डेवी इनका नाम था। 1876 में इसको प्रकाशित यहाँ पे मेलविल डेवी के द्वारा किया गया। इसका प्रकाशन हाल ही में हम बात करें तो OCLC के द्वारा प्रेजेंट में इसका जो पब्लिकेशन है उसका कॉपीराइट है वो यहाँ पे OCLC के पास में है। यानी जो भी पब्लिकेशन जो हैं डीडीसी के करने होते हैं तो वो कंप्लीट जो है अथॉरिटी है वो यहाँ पे OCLC के पास में है। भारत में डीडीसी प्रयोग 1915 से स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि आशा डिकिंसन के द्वारा सबसे पहले भारत के पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था। तो आप देख सकते हैं भारत के अंदर डीडीसी का जो प्रचलन है वो यहाँ पे 1915 में आशा डिकिंसन के द्वारा यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में किया गया था। मेलविल डेवी को बेसिकली आधुनिक वर्गीकरण के पुस्तकालय के पिता भी कहा जाता है। काफ़ी आपने सुना होगा आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं या फिर पुस्तकालय के आधुनिक के पिता किसे को कहते हैं, तो मेलविल डेवी को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले, आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास में जो है वो इसके संस्करण हैं, पब्लिकेशंस हैं, जो कि 1 से लेके 23 तक अपन बात करेंगे। पहले संस्करण की बात करें 1876 में ये पब्लिश किया गया था मेलविल डेवी के द्वारा, जिसमें 1000 कॉपीज़ को पब्लिश किया गया और ये पब्लिकेशन जो है इसका वो मेलविल डेवी के द्वारा समय इसको पब्लिश किया गया था। दूसरे हम बात करें 1885 में मेलविल डेवी और WS बिश्कोय के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया, जो कि इसमें फॉर्म डिवीजन्स स्टार्ट किए गए। एडिशन 2 से लेके 14 तक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फॉर्म डिवीजन स्टार्ट किए गए, यूज़ किए गए। इसका पब्लिकेशन भी मेलविल डेवी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया। तीसरा पब्लिकेशन की बात करें जो कि 1888 में, ये भी सेम मेलविल डेवी WS बिश्कोय के द्वारा पब्लिश किया गया, जो कि मेलविल डेवी के द्वारा ही इसका पब्लिकेशन हो रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सभी पब्लिकेशन है। जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है उसकी अपन बात करेंगे। चौथे पब्लिकेशन की बात करें जो कि 1891 में में शेम्योर के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया गया। यहाँ पे डीडीसी में सबसे ज़्यादा अगर पब्लिकेशन किसी ने पब्लिश किए हैं तो वो यहाँ पे में शेम्योर के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं, जो कि टोटल डीडीसी के 7 एडिशंस को जो है पब्लिश किया गया है। उसके बाद में हम बात करें इसके एवरेज यानी कि संशोधन जो इसके पब्लिकेशन है वो 1894 में स्टार्ट हुए थे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि इसका पब्लिकेशन भी मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में 15वें संस्करण की हम बात करें जो कि 1951 में किया गया था, ये मिल्टन जे फार्ग्यूसन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। उसके बाद में 15वें संस्करण को वापस से रिवाइज यहाँ पे पब्लिश किया गया, जो कि 1952 में किया। और ये अब की बार इसका पब्लिकेशन गॉडफ्राई डेवी के द्वारा, जो कि यहाँ पे मेलविल डेवी के जो है बेटे थे, इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद में हम बात करें एक ही पब्लिकेशन, हम बात करें 20वां पब्लिकेशन 1989 में पब्लिश किया गया JP कैमोरिन की प्रेजेंस में। और इससे पब्लिकेशन से CD-ROM यहाँ पे शुरू किया गया और साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में इसको पब्लिश किया गया। उसके बाद में 21वें संस्करण की बात करें जो कि 1996 में मिस JS मिटसेल के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया। इस पब्लिकेशन में CD-ROM और DWF यानी कि आप देख सकते हो कि डेवी फॉर विंडो यहाँ पे पब्लिश किया गया। इसके अंदर 22वां पब्लिकेशन 2003 में पब्लिश किया गया, ये भी सेम यहाँ पे मिस JS मिटसेल के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया OCLC के द्वारा। 23वें संस्करण की बात करें 2011 में पब्लिश किया गया OCLC के द्वारा और इसका भी यहाँ पे मिस JS मिटसेल के द्वारा ही यहाँ पे इसके एडिटर है।
आगे हम बात करें डीडीसी के एब्रीज सेक्शन, जो कि टोटल अभी तक यहाँ पे 15 जो है पब्लिश कर दिए गए हैं। एब्रीज का मतलब होता है संशोधित पब्लिकेशन। इसमें 1 से लेके हम बात करें 15 तक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मेलविल डेवी के जो मेन जो संशोधन है उसके 5वें जो संशोधन की हम बात करें जो कि 1894 में पब्लिश किया गया था, तो वो 5वां संस्करण इसका पहला संस्करण यहाँ पे माना जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे इनके ऑथर, इनके एडिटर याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऊपर के 3 और नीचे के 3 आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पूरे डेटास को आप याद नहीं कर सकते। फर्स्ट एडिशन से 1876 में पब्लिश किया गया। बेसिकली फर्स्ट एडिशन जो है वो सबसे पहले भूमिका के 12 सब्जेक्ट इसमें थे। अनुसूची की क्लासेस 12 थी, अनुक्रमण का 18 थी, स्पष्टीकरण इसमें 2 थे। इस प्रकार से 44 से पेज में इसको पब्लिश किया गया था मेलविल डेवी के द्वारा, जो कि एडिटर और पब्लिशर का दोनों काम किया था। इसमें वॉल्यूम यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे जो टेबल है वो यहाँ पे यूज़ नहीं की गई थी, लेकिन इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है वो यहाँ पे ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ये इसका जो है शीर्षक था पहले एडिशंस का, जो कि 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा टोटल 44 पेज में पब्लिश किया गया था। दूसरे पब्लिकेशन की बात करें 9 साल बाद में, यानी कि 1885 में दोबारा मेलविल डेवी और WS विस्कोयर के द्वारा पब्लिश किया गया, एडिट किया गया। इसके पब्लिशर मेलविल डेवी स्वयं थे, जिसका इन्होंने यहाँ पे एक खंड में इसको पब्लिश किया और एक ही टेबल इसमें रखी गई। साथ ही इसमें टोटल 214 पेज थे। इस पब्लिकेशन से बात करें जो कि आगामी 2 से लेकर 14 पब्लिकेशन के बीच में फॉर्म डिविजन्स का यहाँ पे यूज़ किया गया। डीडीसी के 2 से लेकर 14 तक यहाँ पे जो है इसका यूज़ किया गया था। उसके बाद में डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से इस पब्लिकेशंस को जो है मेलविल डेवी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1885 में। तीसरे संस्करण की बात करें 1888 में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके एडिटर जो है वो मेलविल डेवी WS विस्कोयर है। इनका पब्लिकेशन मेलविल डेवी के द्वारा, इसमें वॉल्यूम 1 था और टेबल 1 थी, टोटल पेज इसमें 416 थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की, जो कि सबसे पहले बात करते हैं 5वें एडिशंस की। 5वां एडिशंस बेसिकली हम बात करें तो 1894 में पब्लिश किया गया था, जो कि इसके एडिटर जो थे वो ई मे शेम्योर थे। इसमें हम बात करें तो डीडीसी के टोटल 7 संस्करण, 7 एडिशंस को इन्हीं के द्वारा पब्लिश किए गए थे। इनका पब्लिशर जो है वो मेलविल डेवी है। इसमें वॉल्यूम की बात करें, खंड की बात करें, एक खंड यहाँ पे यूज़ किया गया। टेबल की संख्या 1 है, टोटल पेज इसमें 467 है। और इसी पब्लिकेशन से डीडीसी का संक्षिप्त एडिटर जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। संक्षिप्त जो एडिशंस है 1895 से। उसके बाद में यह डीडीसी के 5वें एडिशंस के साथ यहाँ पे पब्लिश होना आरंभ हो गया, संशोधन पब्लिकेशन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में है वो 14th एडिशन है। 14th एडिशन 1942 में पब्लिश किया गया। सबसे पहले यहाँ पे एडिशंस में बॉटनी के लिए जो है अल्टरनेटिव शेड्यूल्स का यूज़ किया गया। फेज रिलेशंस में 11वें संस्करण में आया था, जो कि लेकिन पहला उपयोग है वो 14वें एडिशंस में किया गया। सबसे पहले हम बात करें कि 11वें एडिशंस में अगर हम बात करें तो फेज रिलेशन यहाँ पे आया था, लेकिन इसका यूज जो है वो यहाँ पे 14th एडिशन से शुरू किया गया था। इसके एडिटर की हम बात करें जो कि कॉन्स्टेंटन मेजनी और M.W. गिट्सेल है। और उसके बाद इसके पब्लिशर जो है वो लैक प्लेसिड्स क्लब एडिशंस एजुकेशन फाउंडेशन है। इसके टोटल वॉल्यूम जो है एक खंड में इसको पब्लिश किया गया, एक ही टेबल इसकी रखेगी। टोटल 1927 पेजों में इसको पब्लिश किया गया। अगले हम बात करते हैं 13वीं एडिशंस को लेके 1932 में पब्लिश किया गया। इसके एडिटर डॉर्केस फेलो एंड M.W. गिट्सेल से। साथ ही इसके पब्लिशर जो है वो यहाँ पे लैक प्लेसिड्स क्लब एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा इसका पब्लिश किया गया। इसमें टोटल एक टेबल यूज़ की गई और एक ही वॉल्यूम यूज़ किया गया। टोटल 1647 इसमें पेज थे। डीडीसी के 13वें संस्करण में अल्टरनेटिव शेड्यूल्स का प्रयोग किया गया और फॉर्म डिविजन्स के स्थान पे कॉमन सब डिविजन्स का यूज़ भी इसी एडिशन से, इसी पब्लिशर से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। आगे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो हमारे पास में 15 है। बेसिकली 15th एडिशंस की बात करें तो 15th एडिशन में आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड सब डिविजन्स यहाँ पे इसको कहा जाता है। इस एडिशंस को 2 बार इसको पब्लिश किया गया, 101 तो 1951 में और दूसरा पब्लिशर जो है वो 1952 में है। पहले जब इसका पब्लिकेशन 1951 में किया गया था तब उसके एडिटर मिल्टन F.J. फॉर्गिसन थे
और सेकेंड टाइम जब इसका संशोधित जो 1952 में पब्लिश किया गया, जब उसके जो एडिटर थे वो गॉडफ्रे डेवी विथ न्यू इंडेक्स थे। डीडीसी के एडिशंस से 15 से लेके 23 के बीच में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से इसको पब्लिश किया गया। डीडीसी में लेखक के नाम से टाइटल के रूप में यहाँ पे इसको शीर्षक में रखा गया। इसके एडिटर जो है वो मिल्टन जे फर्ग्यूसन थे, हालांकि इसकी अपन ने बात कर ली। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एडिशंस है वो 16 एडिशन है। ये 1958 में पब्लिश किया गया। इसको 2 खंडों में 2 वॉल्यूम्स में हमने पब्लिश किया। पहला वॉल्यूम इसका शेड्यूल्स है और दूसरा हमारे पास में जो इसका वॉल्यूम है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडेक्स है। इसको यहाँ पे फोनिक्स से शेड्यूल्स से यहाँ पे प्रारंभ किया गया। फोनिक्स से शेड्यूल जो है वो डीडीसी के 16वें संस्करण से शुरू किया गया था, जो कि हमारे पास में 1958 में पब्लिश किया गया। इसके जो एडिटर है वो यहाँ पे बेंजामिन ए क्लस्टर हाइकिंस हैं और इसका पब्लिशर जो लैक प्लेशीड्स क्लब एजुकेशन फाउंडेशन है। टोटल इसमें 2 टेबल्स के यूज़ किया गया और एक यहाँ पे इसमें 2 वॉल्यूम और 1 टेबल्स, टोटल इसमें 2429 पेज का जो है वो यहाँ पे इसमें रखा गया। रिलेटिव इंडेक्स का उपयोग यहीं से स्टार्ट किया गया था 16वें एडिशन से। 17th एडिशंस की बात करें 1965 में इसको पब्लिश किया गया। इसमें कॉमन सब डिविजन्स के स्थान पे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स का यूज जो है वो यहाँ पे किया गया। इसमें फैसेट्स का भी यहाँ पे उपयोग लिया गया। साथ यहाँ पे स्पेस आइसोलेट्स को ज्योग्राफी टेबल्स में पहली बार इसको 17वें एडिशंस में पब्लिश किया। उसके बाद में बात करते हैं और इम्पोर्टेंट की और चलते हैं जो 20वां एडिशन है। इसको 1989 में इसको पब्लिश किया गया था और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी के रूप में इसको पब्लिश किया गया। पहले एडिशंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी को ही देन थी, जो कि एएलए के द्वारा प्रदर्शित किया गया। 20वें इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी जो है सीडी रोम्स भी यहाँ पे जो है वो पब्लिश की गई। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट 20वें 21वां, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 22वां भी, 23वें ये लास्ट हो ही गया। उसके बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको ये एडिशंस अच्छी से कंटेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि डीडीसी के वॉल्यूम्स की लेके हम बात करें तो डीडीसी में वॉल्यूम जो है एडिशन 1 से लेके 15 जो हैं वो 1 वॉल्यूम में पब्लिश किए गए थे, 1 खंड में, और 16 से लेके 17 2 वॉल्यूम में, 18 से लेके 19 3 में, 20 से लेके 23 4 में। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आप ऐसे याद कर सकते हो। ये ध्यान रहे डीडीसी के वॉल्यूम है। डीडीसी की टेबल की लेके हम बात करें, जो कि फर्स्ट एडिशन में कोई भी टेबल नहीं थी। 2 से लेके 16 जो एडिशन है उसमें 1 टेबल, 17 से 18 2 टेबल, 19 से 21 7 टेबल और 22 से 23 में वापस से यहाँ पे 6 टेबल्स यहाँ पे पब्लिश की गई। 7 टेबल्स को लेके हम बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ ही लेते हैं। जब एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट होता है, पेपर थोड़ा सा टफ टाइप का बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टेबल टोटल हम बात करें डीडीसी में 7 टेबल यूज़ की गई। हालांकि 22वें और 23वें संस्करण में इन टेबल को घटा के 6 कर दिया गया था। पहले यहाँ पे हम बात करें 1 नंबर पे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स टेबल ली गई। दूसरे पे एरिया टेबल्स यानी कि ज्योग्राफिकल एरियाज को लिया गया। तीसरे टेबल्स जो है वो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर को जो है वो प्रदर्शित करता है। चौथा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। छठी टेबल जो है वो लैंग्वेज टेबल को, और 7वीं टेबल अभी प्रेजेंट में इसको हटा दिया गया है 22वें 23वें संस्करण में, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल हमारे पास में 6 टेबल्स को आपको कंठस्थ एग्जाम्स में पढ़ के जाने हैं। पहली टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन को, दूसरी टेबल ज्योग्राफिकल एरिया को, तीसरी टेबल इंडिविजुअल लिटरेचर को, चौथी टेबल इंडिविजुअल लैंग्वेज को, 5वीं टेबल रेशियल एथनिक्स नेशनल ग्रुप को, छठी टेबल लैंग्वेज टेबल को। तो इस प्रकार से आपको टोटल 6 टेबल मैंने रिवीजन करवा दी हैं। 23वें एडिशंस में 4 वॉल्यूम्स में इसको प्रदर्शित किया गया था। पहले वॉल्यूम में इसमें जो रखे गए थे वो इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, मैनुअल्स, टेबल, शब्दावली, ये इसमें रखे गए थे। सेकंड वॉल्यूम में शेड्यूल्स रखे गए थे, जो कि 00 से लेके 599 के बीच में, और वॉल्यूम थर्ड में यहाँ पे 600 से लेके 999। वॉल्यूम 4 में यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स के रूप में यहाँ पे रखे गए थे। तो ये 4 इसके वॉल्यूम थे, जो कि 23वें संस्करण को 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीडीसी में फिनिक्स अनुसूची में उन वर्गों को प्रतिनिधित्व यहाँ पे देखने को मिलता है जो पूरी तरह संशोधित है। कंप्लीटली
जो कम्प्लीटली संशोधित है उनको यहाँ पे फोनिक्स जो शेड्यूल्स हैं जो कि 16वें एडिशन में रखे गए थे उसको यहाँ पे रखा गया था। डीडीसी में मानक उप विभाजन जो है जिसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पहले 0 अंकन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेफरेंसेस को यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें डीडीसी में वर्गों के विभाजन का। सबसे पहले फ्रांसिस बेकन के द्वारा यहाँ पे 3 पॉइंटेंस में यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया था, आधारित है। डीडीसी में प्रत्यक्ष क्रॉस जो संदर्भ है लिंकों को सिनोनिमस यानी कि इसके पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया गया। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे डीडीसी में फर्स्ट एडिशंस की जो टाइटल है वो डेवी के नाम से नहीं की गई थी। हालांकि डेवी का नाम मुख्य पृष्ठ के पीछे रखा गया था, तो पहला शीर्षक जो डीडीसी का है उसमें डेवी का नाम ना लेके शीर्षक के पृष्ठ के नीचे रखा गया था, तो पहले शीर्षक में डेवी का नाम देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं OCLC, जिसका पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। 1967 में फेडरिक के किलोर के द्वारा यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर डबलिन ओयो USA में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 6 जुलाई 1967 में किया गया। पहले इसको ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर भी कहा जाता था। OCLC के माध्यम से ऑनलाइन कैटलॉगिंग करने की पहली लाइब्रेरी 26 अगस्त 1971 में ओयो यूनिवर्सिटीज़ के एल्डन लाइब्रेरी थी। दुनिया भर में किसी भी लाइब्रेरी द्वारा पहली ऑनलाइन कैटलॉगिंग भी इसी को कहते हैं। OCLC 1 अक्टूबर 2015 को अंतिम रूप से कैटलॉगिंग कार्ड मुद्रित किया, प्रिंटेड किया। इसके फाउंडर फेडरिक किलगोर है, साथ ही एडिटर जो है चीफ माइकल पेनेजर है जो कि प्रेजेंट में है। नेक्स्ट स्पेस OCLC का एक समाचार पत्र है। OCLC दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद में फेडरिक जी किलोर जो है 1967 से लेकर 1980 के बीच में OCLC के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रहे। हालांकि इनके जो अन्य अध्यक्ष हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं, जो कि रोलेड CW ब्राउन हैं पहले अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष है वो है KY स्मिथ और तीसरे अध्यक्ष J जॉर्डन और पांचवें अध्यक्ष जो हाल ही में प्रेजेंट में है स्किप प्रिसार्ड है। 2013 से OCLC के वर्तमान में ये अध्यक्ष बने हुए हैं जो कि 5वें नंबर के हैं। OCLC के द्वारा कुछ सर्विस कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो पब्लिश किए गए। पहला टच पॉइंट है, दूसरा वेब जंक्शन है, VDX है, क्वेश्चन पॉइंट है, DDC है, वर्ड कैट है, फास्ट है, इज प्रॉक्सी है, प्यूरल्स है। तो ये सभी जो है ये कुछ सर्विसेज है OCLC की जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं। VDX की पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होता है। इसको इंटर लाइब्रेरी लॉन्स के द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रूप में पब्लिश किया गया जो कि UK की कंपनीज हैं। बाद में 2007 में OCLC ने इसको एक्वायर्ड यानी कि ग्रहण कर लिया था। वर्ड कैट का संबंध यहाँ पे यूनियन कैटलॉगिंग से है जो कि सबसे पहले 1998 में इसको पब्लिश किया गया था OCLC के द्वारा, और हाल ही में इसको 2003 में OCLC ने ओपन वर्ड कैट पायलट कार्यक्रम की इसके अंदर रखा है। इसको टच पॉइंट की बात करें OCLC के द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलर मेड एंड यूजर डिस्कवरी सर्विस है। वर्ड कैट में डेटास के साथ विभिन्न पुस्तकालय के प्रबंधन प्रणालियों को जोड़कर इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन पॉइंट की बात करें OCLC के द्वारा संचालित एक डिजिटल संदर्भ सेवा है जो कि डिजिटल रेफरेंस सर्विस के नाम से भी जानी जाती है। कॉपीराइट की हम बात करें जो कि 1876 से लेकर 1894 के बीच में कॉपीराइट्स का अधिकार जो है लाइब्रेरी ब्यूरोक्स के पास में था। हालांकि इसका जो इस्टेब्लिश है वो 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके संपूर्ण अधिकार जो है 1895 में मिले हुए हैं। हाल ही में इसके प्रकाशन OCLC के द्वारा किया जाता है। DDC टाइटल नेम्स की हम बात कर लेते हैं। पहला एडिशन जो है वो क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी। तो पहले एडिशंस को इस शीर्षक से यहाँ पे पब्लिश किया गया था, और एडिशन 2 से लेके 14 तक जो एडिशंस हैं उसको डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से पब्लिश किए गए। उसके बाद में 15 से लेके 23 तक जितने एडिशंस हैं DDC के उनको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से यहाँ पे पब्लिश किए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में पहले वाले में तो आपको याद करना है तो आप कर सकते हो पैम्पलेट्स और पैम्पलेट्स के रूप में, और दूसरा डेसिमल और तीसरा डेवी के रूप में। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो शॉर्टकट में। मेन क्लासेस को लेके हम बात करें 0 से लेकर 9, इसमें टोटल डेकाटॉमी के ऊपर ये जो है डिपेंड है। 10 क्लासों में इसको बांटा गया है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एडिशन 1993 में इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी के नाम से पब्लिश किया गया। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एडिशन 1996 में डेवी फॉर विंडोज़ के नाम से पब्लिश किया गया। ऑनलाइन एडिशन 2003 में वेब डेवीज के नाम से पब्लिश किया गया मेन क्लासेस को। वेब डेवी 2.0 रिलीज जो है वो 2011 में रिलीज किया गया। आगे हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा संपादित करने वाले एडिट करने वाले जो डीडीसी हैं वो 7 टाइम ई में शेम्योर के द्वारा जो है पब्लिश किए गए। डीडीसी में विषयों की मैपिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य से विशेष के रूप में जो है इसको ध्यान दिया जाता है। डीडीसी में 3 अंकों का यूज़ किया जाता है, बाद में डॉट सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोमा नहीं सो डॉट है। वर्तमान में डीडीसी को डेवलपमेंट्स एंड मैनेजमेंट्स का काम जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से OCLC LC एडिटोरियल पॉलिसी कमिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। डीडीसी के मेन क्लासेस को इंडो अरेबिक नंबर से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। फोनिक शेड्यूल्स की बात करें जो कि 16वें जो एडिशंस है उसको लेके यहाँ पे कहा गया। डीडीसी में 0 केवल यहाँ पे इंडिकेटर डिजिट्स के रूप में काम लिया जाता है। मेलविल डेवी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अलमारियों में पुस्तकों की व्यवस्था के लिए दशमलव अंश संकेतन का उपयोग किया। डीडीसी प्रणाली का मुख्य और मध्य भाग जो है वो शेड्यूल्स कहलाता है। डीडीसी में विषयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग में ली जाने वाले संकेतक जो है वो ऑर्डिनल वैल्यूज़ के रूप में इसको यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में डीडीसी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, और जितने भी डीडीसी से क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं वो मैंने सारे इसमें कट कॉपी कर दिए हैं। आपको डीडीसी में अगर कुछ पढ़ना है तो आपको इससे ज़्यादा कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। हो सकता है बड़ी बड़ी बुक्स में आपको काफ़ी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो यही चीज़ जो है आपको शॉर्ट एंड स्वीट्स में आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपको एग्जाम्स पास करना है, पीएचडी नहीं करनी। यूडीसी का पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। 1895 में पॉल ऑटलेट्स और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे, इनके द्वारा ग्रंथ सूचीकर के रूप में इसको प्रदर्शित किया। 1905 में इसका प्रकाशन जो है फ्रेंच भाषा के मैनुअल डी रिपोर्टिया बिब्लियोग्राफिया यूनिवर्सल्स के रूप में पहले एडिशंस में इसको पब्लिश किया गया 1905 में। उसके बाद में पॉल ऑटलेट्स की हम बात करें, ये जो है प्रलेखन का जनक भी इनको कहते हैं। साथ ही इन्होंने दस्तावेजीकरण का शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। उसके बाद में हेनरी ला फॉन्टेन की बात करें, ये बेल्जियम के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये वकील का काम करते थे और शांति ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे। हालांकि इन्हीं को 1913 में शांति नोबेल पुरस्कार भी जो है वो यहाँ पे मिला था, दिया गया था। यूडीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इसके अर्थ में विशिष्ट है कि योजनाओं का गणनात्मक और पक्ष दोनों प्रकार के संयोजन इसमें शामिल होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि यूडीसी जो है वो मिश्रित अंकन पर आधारित है। साथ ही इसके लिए यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम भी कहते हैं। ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम जो है वो यहाँ पे यूडीसी को कहते हैं। जनवरी 1992 में यूडीसी का स्वामित्व और प्रबंधन को लेके इसका कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा उसको दे दी गई और हैंग नीदरलैंड्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। ये एक तरह से गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कि एफआईडी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, इसको डेवलप किया गया। ध्यान रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि यूडीसी को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो एफआईडी के द्वारा पब्लिश किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूडीसी का जो है आविष्कार डेवलपमेंट्स कब हुआ, तो आपको बताना 1905 में बेल्जियम के 2 साइंटिस्ट थे जिसमें अपन ने बात करती हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट्स। ठीक है, उसके बाद में यूडीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इसे एनालिटिकल सिंथेटिक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही वर्गीकरण की ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड जो टेक्निक्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिकली इसके अंदर इन्यूमरेटिव यानी कि गणनात्मक और पक्षात्मक दोनों को यहाँ पे साथ में रख के इसको ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 7 संस्करणों की बात कही गई है, यानी टोटल यूडीसी में 7 संस्करण होते हैं। पहले संस्करण की बात करें जो कि फर्स्ट संस्करण 1905 में फ्रेंच भाषा में पब्लिश किया गया। दूसरा संस्करण की बात करें 1927 से जो कि फ्रेंच भाषा में पब्लिश किया गया। तीसरा संस्करण 1934 में जर्मन भाषा में पब्लिश किया गया। चौथा संस्करण 1943 में इंग्लिश भाषा में पब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से 4 जो पब्लिकेशन है यूडीसी के वो तो कंप्लीट है, यानी कि पूर्ण संशोधन है, यानी कि पूर्ण संस्करण है। लेकिन 3 संशोधन ऐसे हैं, 3 जो पब्लिकेशन हैं वो इस प्रकार के हैं जिनको संक्षिप्त में रखा गया है, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 5वें संस्करण की जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये 1948 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया। और नेक्स्ट
हम बात करें छठे की तो 1957 में, और सातवां जो है 1967 में जो है पब्लिश किया गया था। इनको एब्रिज्ड संशोधन है उसके नाम से भी, संस्करण के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम बात करें कि संस्करण के शीर्षक को लेके सबसे पहले फर्स्ट एडिशन जो है वो मैनुअल डी रिपोर्टिया बिब्लियोग्राफिया यूनिवर्सल्स के नाम से पब्लिश किया गया था। दूसरा जो हमारे पास में पब्लिश किया गया था उसका शीर्षक है क्लासिफिकेशन डेसिमिलिया यूनिवर्सल है, जो कि 1927 में पब्लिश किया गया था। तीसरे एडिशंस की बात करें जो कि डेसिमल क्लासिफिकेशन और 1934 में पब्लिश किया गया। और हमारे पास में चौथा पब्लिकेशन जो है वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1934 है, जो कि हाल ही में पब्लिश किया जा रहा है। और अभी हम बात करें तो इसके टोटल पब्लिकेशन 7 हैं, जो कि 4 मैंने आपको बताया पूर्ण जो है संस्करण है और 3 संस्करण संक्षिप्त संस्करण है। पहले संस्करण को इन्होंने फ्रेंच भाषा में बांटा, दूसरा भी फ्रेंच में पब्लिश किया गया और तीसरा जर्मन भाषा में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये तीनों जो है इंग्लिश भाषा में पब्लिश किए गए थे चारों। यूडीसी अब्रिज संशोधन टोटल 3 है, इसके अपन ने बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन क्लासेस को लेके। बेसिकली यूडीसी की क्लासेस 0 से लेके 9 तक यहाँ पे डिवाइड की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डीडीसी में बात की थी जीपीआरएस से, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से हम देखते हैं, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जीपीआरएस एलपीटीए लपटा और एलएच, ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, आपको ध्यान हो तो डीडीसी को कैसे याद करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी जी यानी कि जीरो यानी कि जनरलिटीज, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पी मतलब आपका फिलोसफी, वहाँ पे भी पी मतलब फिलोसफी होता था और यहाँ पे 1 से डिनोट किया। आर मतलब रिलीजियंस, इसको हमने 2 से डिनोट किया। एस मतलब हमारे पास सोशल साइंस, जिसको हमने 3 से डिनोट किया। लेकिन यूडीसी में जो चौथा नंबर का कॉलम है, चौथा नंबर का जो डिजिट है उसको खाली रखा गया है, एम्प्टी रखा गया है, वैकेंट रखा गया है। उसके बाद में कि आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज के बाद में पी का मतलब होता है प्योर साइंस, तो यहाँ पे प्योर साइंस आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास में 5वां है। छठे की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी, ये लो आपकी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है छठा। 7वें की बात करें तो 7वें में ए मतलब आपका आर्ट एंड रिक्रिएशन, ये लो आपका 7वां आर्ट एंड रिक्रिएशन। एल का मतलब यहाँ पे होता है लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक और लिटरेचर, ये तीनों चीज़ों को जो है हमने 8वें में रख दिया है। ध्यान रहे पहले लैंग्वेज चौथे स्थान पे आया करती थी, लेकिन अब यहाँ पे चौथे को इन्होंने 8वां स्थान यहाँ पे दे दिया है। 9वां स्थान है H फॉर हिस्ट्री यानी कि H फॉर विक्ट्री, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और बायोग्राफी जो है वो हमारे को इसमें 9 में विस्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो मेन क्लासेस हैं यूडीसी की, वो मैंने आपको याद करवा दी कि कैसे अपन को ये चीज़ें याद करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि चौथे नंबर का जो कॉलम है उसको अपन ने खाली यानी वैकेंट छोड़ा है, और उसके अंदर आने वाली लैंग्वेज है उसको अपन ने 8 नंबर पे जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। 8 नंबर पे लिटरेचर, उसके बाद लिंग्विस्टिक और उसके बाद में हमारे पास में लैंग्वेज, ये तीनों इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें भविष्य में विकास के लिए जगह बनाने के लिए 1963 में इसको चौथे भाग को हटाकर इसको 8वें भाग में रिप्लेस कर दिया गया, जो कि अपन ने पहले बात कर ली है। यूडीसी में अगर आपको यूडीसी को रिवाइज करना है वापस से, तो आपको पी नोट्स की जो है हेल्प लेनी होती है। यूडीसी की राज्य भाषा अंग्रेजी है, इसको बेसिकली ऑक्सिलरी टेबल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपने यहाँ पे डीडीसी के अंदर कॉमन आइसोलेट्स पढ़ा था। अब यहाँ पे उसी आइसोलेट्स को यूडीसी के अंदर अपन ऑक्सिलरी टेबल कहते हैं। बेसिकली ऑक्सिलरी टेबल्स में सारणी यूडीसी की सबसे नवीन और प्रभावशाली होती हैं। यूडीसी को डीडीसी में अलग करने का भी कार्य ऑक्सिलरी टेबल्स करती हैं। बेसिकली इसको लगभग पक्षात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है ऑक्सिलरी टेबल्स को, जो कि सामान्य टेबल्स यानी कि जनरल टेबल्स और स्पेशल टेबल्स में बांटा गया है। उसके बाद में कॉमन ऑक्सिलरी जो साइन है, नंबर्स हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम्स में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उठा के, तो 1-2 क्वेश्चन इस टेबल से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं प्लस डिजिट्स जो है हमारे पास में, प्लस जो है कोऑर्डिनेट एडिशंस को यहाँ पे डिनोट करता है। ऑब्लिक की बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास में कोलन जो है वो यहाँ पे सिंपल रिलेशंस को शो करता है। फिर हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अपन लिख दें तो सब ग्रुप्स को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे 2 बार अगर कोलन हम लिख दें तो उसको ऑर्डर फिक्सिंग के नाम से, ऑर्डर फिक्सिंग को शो करता है। अगर बराबर अपन ने लिखा है तो वो लैंग्वेज को, अगर हमने किसी भी पैरेंथेसिस में 0 लगा के छोड़ दिया पैरेंथेसिस में, तो उसको फॉर्म यानी किसी रूम में लिखना है। 1 से लेकर 9 अगर आपने किसी भी स्मॉल ब्रैकेट्स में रखा है तो यानी कि वो प्लेस को यहाँ पे डिनोट करेगा।
और बराबर और एक पैरेंथेसिस में डाला तो उसको एथनिक ग्रुप्स एंड रेशियल और नेशनलिटीज़ को शो करेगा। अगर आपने डॉट 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 लगा के दोनों साइड से इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है तो आपको टाइम को शो करेगा। पॉइंट 2 बार 0 0 लगाया तो आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। 3 जो है वो मटेरियल्स को शो करता है, 5 पर्सन्स को, और एस ट्रैक यूडीसी में कोई भी इसके नाम से नोटेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इस टेबल से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। यूडीसी विभिन्न प्रकार के संस्करणों की बात करें, जैसे कि 4 संशोधन इसके कंप्लीट हैं, 3 संशोधन इसके संक्षिप्त में हैं। इसके एडिशंस को लेकर हम बात करें, टोटल 7 एडिशंस पब्लिश किए गए थे, 1905, 1927, 1934, 1943, 1948, 1957, 1967। तो ये हमारे पास में 7 इसके जो हैं पब्लिकेशन है, संस्करण हैं। यूडीसी का नवीनतम संस्करण अंतर्राष्ट्रीय माध्यम संस्करण जो है वो इंटरनेशनल मीडियम एडिशंस BS 1000M:1985 है। ये जो पब्लिकेशन है ये जो है 1985 में BSI के द्वारा 2 भागों में इसको पब्लिश किया गया। बेसिकली 2 भागों में, पहला सिस्टमेटिक है और दूसरा जो है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के रूप में यहाँ पे इसको रखा गया। सिस्टमेटिक इंडेक्स के टेबल्स को जो है वो अपन शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल यानी अल्फ़ाबेट्स इसको शो करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में जो भी डिजिट्स होती हैं वो समानांतरित शब्द में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यूडीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको लेकर बात करते हैं। यूडीसी बेसिकली 0 से लेकर 9 के बीच में जो है वो डिनोट करते हैं। FID भारत का राष्ट्रीय सदस्य है। यूडीसी के अंदर प्रतीकों का फाइल क्रम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। साथ ही पुस्तक जो है ट्रेड्स डी डॉक्यूमेंटेशन 1934 में हेनरी ला फाउंटेन्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। यूडीसी में सामान्य एकल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी टेबल्स के नाम से जाने जाते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए एक संकेतक यानी इंडिकेटर जो कैटेगरीज है, कैटलॉगिंग है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट कोलन से शो करते हैं यूडीसी में। भारतीय विज्ञान सार यानी इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है एंट्रीज है आपकी यूडीसी में इसको वर्गीकृत किया गया है। यूडीसी जो है बेकेन योजना के ऊपर आधारित है। साथ ही यूडीसी एक मिश्रित प्रकार की यहाँ पे टेक्निक्स है। यूडीसी में पक्ष को संयोजित करने के लिए पक्ष संकेतक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूडीसी पहली एडिशंस है डीडीसी का जो कि 5वें एडिशंस पे आधारित है, डीडीसी के एडिशंस पे, यानी यूडीसी का पहला एडिशन डीडीसी के 5वें एडिशंस पे डिपेंड करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तकालय के अंदर यहाँ पे यूडीसी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग यहाँ पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में FID यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा नाम होता है। 1895 में ब्रुसेल्स में इसका जो है स्थापना इसकी की गई थी, जो कि पॉल ऑटलेट्स एंड हेनरी ला फाउंटेन्स के द्वारा किया गया था। हालांकि 2002 में इसको विघटित करके ख़त्म कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर हैंग नीदरलैंड में था। इसके जो नेम है उसकी अपन बात कर लेते हैं। 1895 में इसका नाम जो है IIB हुआ करता था, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी था। 1931 में इसको IID यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। 1937 में FID इसको IID की जगह FID कर दिया गया, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन इसको कहा गया। 1988 में FID यहाँ रखा गया, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रखा गया। तो अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका हाल ही में नाम है, जो कि 1988 में रखा गया था। इसके हेडक्वार्टर को लेकर बात करें, 1934 में इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल से हैंग में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टर श्री रंगनाथन FID के उपाध्यक्ष रहे 1952 में। एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। किस प्रकार से क्लासिफिकेशंस के अंदर लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन कौन से नए नेटवर्क्स इसमें अभी हाल ही में चर्चा में है, उसको लेके अपन बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको नंबर देके ही जाएगा। इससे डायरेक्ट यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर लाइब्रेरी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को। आप पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला अपन बात करेंगे CRG के बारे में। CRG की फुल फॉर्म की बात करें तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप होता है, इसका पूरा नाम होता है, और इसको 1952 में लंदन के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। पुस्तकालयों का एक इस प्रकार का समूह है जिसमें VC विक्री के द्वारा जो है वो अध्यक्षता में 1952 में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसका यहाँ पे माना गया क्लासिफिकेशंस में। जो कि यहाँ पे कुछ उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों को लेके हम चर्चा करें, जो कि ग्रंथालय वर्गीकरण को एक विषय के रूप में विकसित करना, साथ ही विशिष्ट ग्रंथालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना
और उसके बाद में सूचना पुनः प्राप्ति की परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना, ये कुछ इसके मुख्य सीआरजी के उद्देश्य थे। उसके बाद बात करते हैं सीआरजी के निम्न क्षेत्रों में इसका जो सक्रिय रूप है वो भी यहाँ पे देखा गया, जो कि एच ई ब्लिस ने यानी कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशंस का रिवीजन जो है एच ई ब्लिस के द्वारा किया गया, जो कि आदेश की व्यापक प्रणाली BSOB इसके द्वारा तैयार की गई, जो कि ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग के क्लासिफिकेशन की टेक्निक है। LIS पर वर्गीकरण योजना भी यहाँ पे बनाई गई, साथ ही प्रीसाइज एक टेक्निक्स है वो भी यहाँ पे सीआरजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। सीआरजी ने वर्गीकरण जो अनुसंधान के क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा रोल अपने आप में जो है वो यहाँ पे दिया। सीआरजी पुस्तकालय अध्यक्ष और अन्य जो वर्गीकरण अनुसंधान है उसमें रुचि रखने वाले सभी लोगों को एक समूह के रूप में इसको जोड़ा। इसके कुछ सदस्य हैं उसके बात करते हैं। सीआरजी के जो अन्य सदस्य हैं वो डेरिक ऑस्टिन हैं, दूसरे एरिक कोट्स है, जॉनसन फ्राडिन है, साथ ही जैंक मिल्स है, और उसके बाद में वीसी वीकरी जो है वो इसके अन्य सदस्य है। उसके बाद में थोड़ी चर्चा करें नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट जो नेटवर्क है उसकी बात करते हैं। बेसिकली इस संघ की बात करें, इसका नाम यहाँ पे ISCO है, जो कि पूरा नाम इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका बनाने का, उसमें ज्ञान को संगठन करना, ज्ञान की संरचना करना, वर्गीकरण का अध्ययन करना, साथ ही सूचना संगठन को यहाँ पे एक व्यावसायिक संघ के रूप में देखा गया। उसके बाद में इसकी स्थापना 22 जुलाई 1989 में कोपनहेगन के अंदर की गई, जिस समय इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो इग्रेट्राट डहलवर्ग इसके पहले प्रेसिडेंट थे। सोसाइटी की स्थापना 1989 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर की गई। 2020 में इसे टोरंटो कनाडा में शामिल कर लिया गया। उसके बाद में इसके उद्देश्यों को बात करें, जो कि विशेष रूप से वर्गीकरण अनुसंधान को देखते हुए साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के वैचारिक दृष्टिकोण को एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया, सामान्य और विशेष क्षेत्रों में ज्ञान के संगठन के लिए अनेक प्रकार के जो तरीके हैं, टेक्निक्स है वो भी यहाँ पे इसने खोजी, जो कि अनुसंधान क्षेत्र है, विकास क्षेत्र है इत्यादि में जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे इसके द्वारा दी गई। इसको न्यूज़ की बात करें, जो कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये न्यूज़ जो है पब्लिश की जाती है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का शीर्षक जो है वो त्रैमासिक है, ध्यान रहे त्रैमासिक ये जो है पब्लिकेशन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के रूप में इसको जाना जाता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय ISCO सम्मेलन में हर 2 साल के बाद में यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज जो है ISCO के द्वारा किया जाता है। हाल ही में अगर बात करें तो 18वें इंटरनेशनल ISCO कॉन्फ्रेंस जो है वुहान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुआ, जो कि चाइना में है। 20 से 22 मार्च 2024 में इसका आयोजन यहाँ पे ISCO के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं DRTC। ये भी काफ़ी गजब की अनुसंधानिक एक संस्था है, जो कि सबसे पहले 1962 में बेंगलुरु में श्री रंगनाथन के द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि PC महालनोबिस के प्रोत्साहन से इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, DRTC इसको शॉर्ट में कहते हैं। श्री रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के अनुसंधान के विभिन्न स्तरों को सक्रिय बनाए रखने के लिए इस संस्थान का जो है अनुसंधान क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान इसका दिया गया। DRTC जो है वो SRELS से जिसका पूरा नाम शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस होता है। बेसिकली इसकी स्थापना 1961 में श्री रंगनाथन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा पब्लिश होने वाली जो पत्रिका है वो लाइब्रेरी विद सेलेंट डू डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है, यानी कि त्रैमासिक इसका प्रकाशन किया जाता है। बेसिकली DRTC एक सांख्यिकी संस्थान है, स्टैटिस्टिकल जो है वो इंस्टीट्यूशन है। अगले संस्था की बात करते हैं DLRG। बेसिकली DLRG का पूरा नाम डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप होता है। ये एक मेलिंग प्रकार की सूची है, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी समस्याओं के हल को यहाँ पे देखने का काम करती है। यहाँ पे DRTC द्वारा संचालित और अनुरक्षित यहाँ पे जो है वो DRTC के द्वारा किया जाता है। श्री रंगनाथन ने 1962 में DRTC पुस्तकालय सूचना विज्ञान के उन्नत प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी संस्थानों में कंप्यूटर संचार विज्ञान प्रभाग के तहत एक इकाई यहाँ पे है।
एक स्नातक कार्यक्रम जो कि MS से LIS से PhD इत्यादि प्रकार के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे इसी के द्वारा DRTC के द्वारा इनिशिएट किए गए, शुरू किए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में जो संस्था है वो है LRC। इसका पूरा नाम लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल होता है। इसकी सबसे पहले दिल्ली में श्री रंगनाथन ने 1951 में इसकी स्थापना की। बेसिकली इसका उद्देश्य जो था श्री रंगनाथन के निवास स्थान रविवार के दिन काफ़ी जो सीसी संबंधी जो भी अनुसंधान थे उनको आगे बढ़ाने से लेके चर्चा यहाँ पे रविवार को श्री रंगनाथन के घर पे की जाती थी। इसकी स्थापना 1951 में दिल्ली के अंदर श्री रंगनाथन के द्वारा की गई थी। तो ये हमारे पास में रिसेंट ट्रेंड्स के जो क्लासिफिकेशन स्कीम थी वो थी, उसके अपन ने बात की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत क्या है उसकी अपन बात करते हैं। बेसिकली अगर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो किसी विषय अथवा वस्तु के प्रयोग के लिए प्रमाणिक मानदंड के रूप में मार्गदर्शन स्थापित इसके द्वारा किया गया। इसके सिद्धांतों की बात करें जो विचारों का संगठित स्वरूप, साथ ही विषय के और नवीन तकनीकी और विकास का आधार यहाँ पे प्रदान किया गया। पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में सिद्धांतों का विकास 2 चरणों में माना गया। पहला चरण यहाँ पे विवरणात्मक जिसे डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे डायनेमिक जो कि श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत पुस्तकालय वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही RS पार्की के द्वारा इस वर्गीकरण के सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया, जो कि अपन बात कर चुके हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव था, एक आपका डायनेमिक था। डायनेमिक श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। कुछ यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के जो वैज्ञानिकों का जो मानना है उसके ओपिनियन जो है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के जो पहले EC रिचर्ड्स के द्वारा जो कहा गया है स्टेटमेंट उसको लेके। EC रिचर्ड्स ने 1860 से लेके 1939 के बीच में पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर काफ़ी गहरा ध्यान दिया। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांतों के सर्जन की दिशा में पहले प्रयास जो हैं इनके द्वारा किए गए। हालांकि तर्कसंगत सिद्धांत के आधारित इनको वर्गाचारी कहा गया। हार्टफोर्ड थियोलॉजिकल सेमिनार USA में फर्स्ट लाइब्रेरियन यहाँ पे पोस्ट पे थे। उसके बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरियन पोस्ट पे यहाँ पे इनका पदभार किया। साथ ही 1910 में इन्होंने क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक बुक जो है वो प्रकाशित की, जिसमें WCB शेयर्स को काफ़ी प्रभावित किया। उसके बाद में WCB शेयर्स से अन्य जो हमारे पास में विद्वान है उसकी बात कर लेते हैं। 1905 में लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टैनली जस्ट के ये शिष्य थे। पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रति रुझान पैदा करने के लिए 1913 में व्यवहारिक वर्गीकरण में संक्षिप्त पाठ्यक्रम शीर्षक का एक शॉर्ट कोर्स इन प्रैक्टिकल क्लासेज जो है वो दी गई। नेक्स्ट हमारे पास में विद्वान जो हैं वो E.W. होल्मे हैं। इन्होंने सिद्धांत जो दिया वो सबसे पहला 4 प्रकार के सिद्धांत दिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरली वारंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेशंस, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये 4 सिद्धांत जो है ये हमारे पास में E.W. होल्मे ने दिए थे। हालांकि पेटेंट ऑफिशियल लाइब्रेरियन जो ये लाइब्रेरियन पोस्ट के ऊपर थे, पेटेंट ऑफिशियल जो लंदन में है। उसके बाद में हम बात करते हैं J.D. ब्राउन के बारे में। हालांकि इन्होंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है जो स्कीम है वो इनके द्वारा दी गई थी। इनको यहाँ पे अग्रगामी पुस्तकालय वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये एक अंग्रेजी लाइब्रेरियन थे जिनका योगदान काफ़ी छोटा रहा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्गीकरण पद्धति में माना जाता है। नेक्स्ट विद्वान H.E. ब्लिस है। इन्होंने सबसे पहले 2 पुस्तक यहाँ पे लिखी। पहली पुस्तक का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस है, और दूसरी पुस्तक का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक है। तो ये 2 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा जो एक विद्वान, ये जो विद्वान है पुस्तकालय अध्यक्ष की श्रेणी में इनको रखा गया। साथ ही ये ऐसे प्रथम वर्गाचार्य हैं जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति की नींव स्पष्ट रूप से सिद्धांतों के आधार पर दी। उसके बाद में ज्ञान के सुव्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण एक मूलभूत आधार है, वो भी इनके द्वारा कहा गया। साथ ही वर्गीकरण को वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांत पे जो है आधार प्रदान इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको मत पढ़ लीजिएगा। डायनेमिक थ्योरी जैसा मैंने आपको बोला, श्री रंगनाथन के द्वारा अपनी पुस्तक PLC यानी कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में इसका उल्लेख किया गया।
उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशंस को हिंदी में पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसमें हम इनकी जो आधार है वो यहाँ पे आकार, अध्ययन सामग्री और उसके संग्रहण के आधार पर हम इसको 7 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले 7 प्रजातियों में श्री रंगनाथन के द्वारा बांटा गया था, उनके बारे में थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं। ये 7 प्रकार आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रणाली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्योरली इम्यूनेटिव, हिंदी में इसको विशुद्ध परिगणनात्मक परिवर्गीकरण पद्धति कहते हैं। और उसके बाद दूसरी लगभग परिगणनात्मक यानी कि ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम्स होती है, स्पीसीज होती है। तीसरी लगभग पक्षात्मक यानी कि ऑलमोस्ट फैसिटेटेड। उसके बाद में अपरिवर्तनीय पक्षात्मक यानी रेजिडुअली फैसिटेटेड। उसके बाद में लगभग मुक्त पक्षात्मक ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेड। नेक्स्ट पूर्वतः मुक्त पक्षात्मक यानी कि फुली फ्रीली फैसिटेड। उसके बाद में विश्लेषण संश्लेषी जो एनालिटिको सिंथेटिक कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पे श्री रंगनाथन ने अपने इसके अंदर यहाँ पे वर्गीकरण पद्धतियों में दी, जो कि आधार, उसके आकार को लेके, उसके अध्ययन सामग्री को लेकर और उसके संग्रहण के आधार पे इनकी जो है वो यहाँ पे इनको दिया गया। थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट क्यू के रूप में। सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की थी जो प्योरली इन्यूमरेटिव है, उसको हम इसके एग्जाम्पल से LCC, RIC, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम से पूछेंगे। तो प्योरली इन्यूमरेटिव के जो एग्जाम्पल हैं, एक मिनट सॉरी, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल जो है LCC, सॉरी एक मिनट, प्योरली इन्यूमरेटिव का पहला एग्जाम्पल LCC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन RIC। उसके बाद में जो ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है उसके एग्जाम्पल DDC और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेटेड जो है वो यहाँ पे UDC और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। रेजिडुअली फैसिटेटेड जो है वो CC के 1st से लेके 3rd तक एडिशन जो है उनको रेजिडुअली फैसिटेटेड स्कीम में रखा गया है, स्पीसीज में रखा गया है। फिर ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेटेड जो है उसको CC के 4था और 5वां और 6ठे संस्करण को रखा गया। और उसके बाद में फुली फ्रीली फैसिटेटेड जो स्पीसीज है उसको यहाँ पे CC के 7वें संस्करण को, इसका जो 7वां संस्करण है उसको यहाँ पे इसमें रखा गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में 7 स्कीम्स के मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, जिसमें प्योरली इन्यूमरेटिव के एग्जांपल जो हैं वो LCC RIC है। और उसके बाद में ऑलमोस्ट जो इन्यूमरेटिव है उसकी एग्जांपल DDC SC है। उसके बाद में ऑलमोस्ट फ्रीली जो है उसका एग्जांपल UDC BC है। रेजिडुअली फैसिटेटेड का CC का पहले संस्करण से लेकर 3रे संस्करण तक है। और ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेटेड स्कीम जो है वो CC के 4 से लेके 6 तक है। उसके बाद फुली फ्रीली फैसिटेटेड जो स्पीसीज है उसका जो एडिशन है CC का 7वां एडिशन इसमें इसके एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास में इसके एग्जाम्पल थे जो कि अपन ने बात की। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। हिंदी में इसको आदर्श सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कैनन का जो मीनिंग है, कैनन का जो शब्द है, कैनन शब्द वो WCB शेयर्स के द्वारा दिया गया था। WCB शेयर्स ने वर्गीकरण के सिद्धांत में पहली बार वर्गीकरण के सिद्धांत का वर्णन यहाँ पे कैनन के रूप में किया गया। WCB शेयर्स है जो है उन्होंने यहाँ पे एक अंग्रेजी लाइब्रेरियन थे और श्री रंगनाथन ने वर्गीकरण के सिद्धांत में उल्लेखनीय अपना योगदान दिया। सबसे पहले जो फर्स्ट पुस्तकालय वर्गीकरण है, पहले ग्रामेरियन भी इनको यहाँ पे WCB शेयर्स को कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांतकार के विचारों को व्याख्या सहित उनको व्यवस्थित रूप से जमाने का काम इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने बात की पुस्तकालय वर्गीकरण के 1915 में कैनन ऑफ क्लासिफिकेशंस को 3 अन्य पुस्तकों में बांटा, जो कि ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। WCB शेयर्स के द्वारा टोटल 29 नियम दिए गए जिनको 6 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं 6 श्रेणियों को लेके। तो WCB शेयर्स के द्वारा 6 श्रेणी में पहली श्रेणी है कैनन ऑफ डेफिनेशन को लेके। इसमें 6 कैनन्स हैं। कैनन ऑफ डिविजन्स में 7 कैनन है। कैनन ऑफ टर्म्स में 4 कैनन है। कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 4 कैनन है। कैनन ऑफ नोटेशंस में 4 जो है वो कैनन है। कैनन ऑफ बुक्स में क्लासिफिकेशन में 5 कैनन है। तो इस प्रकार से 6 श्रेणी में इसको बांटा है। श्री रंगनाथन ने टोटल 43 सिद्धांत को
3 स्तरों में बांटा है। अपनी जो फर्स्ट जो एडिशन है पीएलसी का 1937 में जो कैनन का जो पेशकश यहाँ पे श्री रंगनाथन के द्वारा की गई थी, तो इनके द्वारा 43 सिद्धांत जो है वो दिए गए और उनको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आइडल, वर्बल और नोटेशंस, इन 3 योजनाओं के रूप में इसको विभाजित किया। इन्होंने जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है, टोटल 43 कैनन्स को आइडिया प्लेन में 15 कैनन्स रखे, वर्बल प्लेन में 4 कैनन्स को लिया और नोटेशन प्लेन में सबसे ज़्यादा 24 कैनन्स को रखा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनन ऑफ आइडिया में। कैनन ऑफ आइडिया पहले जो प्लान है उसके अंदर पहला है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर 4 कैनन्स को लिया जो कि कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ रिलेवेंस, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रेवेंस परमानेंस। बी में इसी में कैनन ऑफ सक्सेशन जो है, इसमें कैनन ऑफ कॉमिटेंस है, कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन है। उसके बाद में कैनन ऑफ अरे में भी 4 रखे गए जिसमें कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस है और एक्सक्लूसिवनेस, हेल्पफुल सीक्वेंस और कंसिस्टेंट सीक्वेंस, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कैनन ऑफ चेन में 2 रखे गए जिसमें डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और मॉड्यूलेशन रखा गया। और उसके बाद में कैनन ऑफ लिटरली सीक्वेंस है, उसमें 2 रखे गए जिसमें कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस और कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस, इसको 2 में भाग में बांटा गया। आगे बात करते हैं कैनन ऑफ वर्बल को 4 भागों में बांटा, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ रेटिसेंस, इसमें बांटा। कैनन ऑफ नोटेशंस को टोटल 24 जो है कैनन्स में बांटा। सबसे पहले बेसिक कैनन्स है जो है वो 12 भागों में बांटे, आप इनको देख लीजिएगा। कैनन ऑफ न्यूमोनिक्स है उनको 5 भागों में बांटा। इसके बाद में कैनन ऑफ जो ग्रोविंग यूनिवर्स है उसको 4 भागों में बांटा। और उसी प्रकार से लास्ट में कैनन ऑफ बुक्स क्लासिफिकेशंस को इन्होंने 3 भागों में बांटा। तो इस प्रकार से हमने जो बात की वो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात की। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज का वीडियोस था जिसके अंदर मैंने लगभग आपके पास में 3 से 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 था जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।